दोस्तों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर किसी कॉर्पोरेशन के या सिविल सर्विस में काम करते हैं, डिफेंस सर्विस में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनी के अंदर अगर आप एम्प्लॉय हैं और रिटायरमेंट के बाद अगर आपको पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, पेंशन चाहे वो कम्यूटेड हो या अनकम्यूटेड पेंशन आपको दी जाती है, ग्रेच्युटी दी जाता है, लीव एनकेशमेंट सैलरी आपको दी जा रही है, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अमाउंट अगर आप विड्रॉ करते हैं, अगर आपको गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है या आर्म्ड फोर्सेस के फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन दी जाती है या फैमिली पेंशन अदर इंप्लॉयज को अगर दी जाती है, तो ये सभी रिटायरमेंट जो बेनिफिट है, पेंशन जो है, वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितना एग्जम्पशन आपको दिया जाता है। जो भी इनकम आप रिसीव करते हैं रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले भी अगर ग्रेच्युटी अगर आप रिसीव करते हैं, तो उस केस में क्या बेनिफिट आपको दिया जाता है, क्या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई एग्जम्पशन दिया गया है। बहुत सारे ऐसे पेंशनर है, बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन है जिन्हें पता ही नहीं, जो इनकम, जो पेंशन वो रिसीव कर रहे हैं, जो गैलेंट्री अवार्ड्स वो रिसीव कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट बेनिफिट वो रिसीव करते हैं, ग्रेच्युटी रिसीव करते हैं, लीव एनकेशमेंट सैलरी रिसीव करते हैं, क्या उन पर भी उन्हें एग्जम्पशन दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पेंशन रिलेटेड जुड़ी सभी इनकम के बारे में बात करेंगे और उनमें से किन किन को क्या क्या एग्जम्पशन दिया जाता है, जिसके बारे में डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात करते हैं, अगर आप एक पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है, पेंशन रिसीव होती है, रिटायरमेंट बेनिफिट रिसीव होता है, तो क्या एग्जम्पशन आपको अलाउ किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। आइए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले बताते हैं, जो भी पेंशनर है, जो भी सीनियर सिटीजन है, जिन्हें इनकम टैक्स स्लैब रेट, जो इंडिविजुअल की स्लैब रेट है, वही अप्लीकेबल है 2.5 लाख रुपए। इन केस अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 3 लाख और 5 लाख की स्लैब अप्लाई हो जाती है। जो भी पेंशन आपको रिसीव होती है, सैलरी हेड के अंदर उसे दिखानी होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आपको पेंशन के अंदर भी अलाउ किया जाता है। ओल्ड स्कीम के अंदर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर फिलहाल अभी अलाउ किया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर न्यू स्कीम के अंदर 50,000 का डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से अब जो बजट के अंदर जो चेंजेस आए, जिस वजह से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू स्लैब रेट के लिए भी अलाउ कर दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि पेंशन 2 तरह की होती है। एक तो पेंशन होती है अनकम्यूटेड पेंशन और दूसरी तरह की पेंशन है वो है कम्यूटेड पेंशन। समझाते हैं आपको अनकम्यूटेड पेंशन के बारे में। अनकम्यूटेड पेंशन जो होगी वो आपको मंथली पेंशन रिसीव होती है, यानी पीरियोडिकली अगर आपको पेंशन दी जा रही है रिटायरमेंट के बाद, तो इस केस में ये पूरी की पूरी जो पेंशन आपको रिसीव हो रही है वो आपके लिए टैक्सेबल होगी, जिसके अंदर कोई भी एग्जम्पशन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो पेंशन अगर आपको अनकम्यूटेड है तो वो टैक्सेबल होगी, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या आप कोई भी अदर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय क्यों ना हो। अनकम्यूटेड पेंशन अगर आपको मिल रही है, यानी मंथली पेंशन अगर आपको मिल रही है, तो उस केस में आपके लिए इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। कम्यूटेड पेंशन के बारे में, तो कम्यूटेड पेंशन यानी लंप सम अमाउंट अगर आप रिसीव करते हैं और जो भी आपको पेंशन मिलती है, मंथली पेंशन मिलती है, जिसमें से कुछ पार्ट या पूरा की पूरे पेंशन जो आपको मिल रही है वो आप कम्यूटेड कर देते हैं, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेटरी कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी या फिर अगर आप डिफेंस सर्विस से, सिविल सर्विस से हैं, तो उस केस में अगर आपको कम्यूटेड पेंशन मिलती है तो आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। 1 रुपए का भी टैक्स आपको नहीं भरना होगा। कम्यूटेड पेंशन के लिए हम एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं। तो कम्यूटेड पेंशन का एग्जांपल अगर देखें तो इस केस में समझ लीजिए, मान के चलिए कि आपको 20,000 की पर मंथ पेंशन मिलती है, लेकिन आपने इस 20,000 को जो है वो कम्यूटेड अगर नहीं करवाते, यानी उसको लंप सम अमाउंट रिसीव नहीं करते, तो ये अनकम्यूटेड मानी जाएगी। मंथली आपको जो 20,000 रिसीव हो रहा है वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। अगर आप इसको कम्यूटेड करवाते हैं, यानी 20,000 जो पेंशन आपको मिल रही है जिसमें से 25% आप कम्यूटेड करवा देते हैं, यानी 3 लाख रुपया आप लंप सम में रिसीव कर लेते हैं 25% के कम्यूटेशन के साथ, यानी 75% जो है वो आपकी अनकम्यूटेड रह जाएगी, यानी मंथली आपको रिसीव होती रहेगी 15,000 रुपए, जो आपके लिए टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आप कम्यूटेड पेंशन जो है वो 25% है, वो आपके लिए एग्जम्प्ट रहेगी। पर इसकी भी कुछ कंडीशन है। तो हमने जैसे बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, डिफेंस से जुड़े हुए हैं, सिविल सर्विस से जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए फुल्ली एग्जम्प्ट है, उनको कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो उस केस में अगर आप ग्रेच्युटी रिसीव करते हैं तो आप 1/3 ही आपको पेंशन, कम्यूटेड पेंशन अलाउ की जाएगी। और
अगर आप ग्रेचुटी रिसीव नहीं करते तो उस केस में 50% कम्यूटेड पेंशन आपको अलाउ की जाएगी। तो ये कंडीशन है। एक एग्जांपल समझते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जांपल देख लेते तो मिस्टर आकाश है जो रिटायर हो चुके हैं और 10,000 पर मंथ के हिसाब से उन्हें पेंशन रिसीव हो रही है, जिन्होंने अपने 50% जो पेंशन है वो कम्यूटेड करवाया था, 5 लाख रुपए उन्हें कम्यूटेड पेंशन रिसीव हुई है। तो अगर आकाश गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो कम्यूटेड पेंशन जो अनकम्यूटेड पेंशन तो पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी, जो 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के हिसाब से 1,20,000 है, जो पूरी की पूरी उनकी टैक्सेबल होगी। अब इनकी कम्यूटेड पेंशन कैलकुलेट करते हैं। अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो उस केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती। लेकिन अगर वो प्राइवेट सेक्टर के इंप्लॉय है तो उस केस में यहां पर देखा जाएगा क्या वो ग्रेचुटी रिसीव करते हैं या ग्रेचुटी रिसीव नहीं करते। तो आकाश यहां पर ग्रेचुटी अगर रिसीव करते हैं तो उस केस में जो 5 लाख उन्हें कम्यूटेड पेंशन मिली है, जिसमें 50% उनका कम्यूटेशन है, तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें 1/3 के हिसाब से इनका कैलकुलेशन होगा तो 5 लाख डिवाइड बाय 50% यानी 10 लाख रुपए निकल के आता है, जिसका 1/3 यानी 3,33,000 जो है वो एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा 5 लाख की कम्यूटेड पेंशन में से। बाकी का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मिस्टर आकाश ग्रेचुटी रिसीव नहीं करते तो उस केस में उनकी जो कम्यूटेड पेंशन है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कैसे? 5 लाख डिवाइड बाय 50% यानी 10 लाख निकल के आती है, जिसमें 1/2 यानी 5 लाख का यहां पर बेनिफिट मिल जाता है, 50% का बेनिफिट मिल जाता है, यानी 5 लाख का एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो 5 लाख की कम्यूटेड पेंशन रिसीव करिए और 5 लाख का पूरा एग्जम्पशन मिस्टर आकाश को दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कम्यूटेड पेंशन में कुछ कंडीशंस हैं जिस वजह से जो एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है। आ जाते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट पे, ग्रेचुटी। सेक्शन 10(10) के अंदर ग्रेचुटी का एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है। अगर आप ग्रेचुटी रिसीव करें अपने एम्प्लॉयर से जो एक वॉलंटरी पेमेंट है तो आपको एग्जम्पशन जो अलाउ किया जाता है, कितना एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है, कितना टैक्सेबल है, आइए जानते हैं। तो ग्रेचुटी एक वॉलंटरी पेमेंट है जो ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट के हिसाब से जो एम्प्लॉयर है वो एग्रीमेंट भी कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ ग्रेचुटी पेमेंट के लिए। तो ग्रेचुटी अगर आपको रिटायरमेंट के दौरान अगर मिलती है, अगर आप डिफेंस सर्विस से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है, आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इनके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, सिविल सर्विस से जुड़े हुए, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय है, डेथ क्यूम रिटायरमेंट ग्रेचुटी अगर आपको मिल रही है तो भी आपके लिए एग्जम्पशन दिया गया है, बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगी ये ग्रेचुटी जो भी आपको रिसीव हो रही है, डेथ क्यूम रिटायरमेंट ग्रेचुटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। बट अगर आप अदर एम्प्लॉय है यानी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है तो उस केस में 2 कंडीशन रखी गई है। पहली कंडीशन क्या, आप ग्रेचुटी के साथ आप जो है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड है तो उसमें क्या आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा, और अगर आप कवर्ड नहीं है तो कितना एग्जम्पशन दिया जाएगा, आइए जानते हैं। अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है डेथ क्यूम रिटायरमेंट ग्रेचुटी और आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर है तो उस केस में जो भी आपने सैलरी ड्रॉ करी है, लास्ट विड्रॉ जो भी आपने सैलरी करी है रिटायरमेंट के टाइम जो सैलरी करी है, तो 15 दिन की ही सैलरी अलाउ करी जाएगी जितने आपके कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है। यानी मान के चलिए आपने 25 साल या 26 साल अगर सर्विस में दिए हैं तो 26 साल के हिसाब से 50,000 अगर आपकी सैलरी है, जो रिटायरमेंट के टाइम 50,000 आपकी सैलरी है तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 26 ईयर्स देखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 15 मंथ यानी महीने के सिर्फ 15 डेज ही आपको अलाउ किए जाएंगे, डिवाइड बाय 26 यानी 30 डेज यहां पर नहीं लेंगे हम कैलकुलेशन के अंदर, 26 डेज यानी टोटल नंबर ऑफ डेज जो होगा एक महीने के अंदर 26 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। जो भी कैलकुलेशन निकल के आता है एंड जो भी आपको एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव करी गई है यानी 20 लाख तक आपको स्टैट्यूटरी लिमिट दी जाती है, ग्रेचुटी जो एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है। लेकिन आपने अपने एम्प्लॉयर से 12 लाख की अगर ग्रेचुटी रिसीव करी है, जो एक्चुअल ग्रेचुटी आपने रिसीव करी है, तो उस केस में जो भी हमने कैलकुलेशन किया है जिसके तहत निकल के आता है 7 साढ़े 7 लाख रुपए निकल के आता है, तो 7 साढ़े 7 लाख में से देखा जाएगा कि आपके 12 लाख 20 लाख या 7 साढ़े 7 लाख रुपए इनमें से जो भी कम होगा वो आपको एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। यानी आपकी टैक्सेबल ग्रेचुटी जो 12 लाख माइनस साढ़े 7 लाख जितना भी टैक्सेबल ग्रेचुटी निकल के आती है वो आपको टैक्स उस पर पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो कवर्ड नहीं करते ग्रेचुटी ऑफ पेमेंट एक्ट के अंदर, तो उस केस में पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी देखी जाएगी, मल्टीप्लाई बाय जो भी कंप्लीटेड मंथ्स है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 करा जाएगा। तो उस हिसाब से जो भी कैलकुलेशन निकल के आता है 7 लाख साढ़े 7 लाख जो भी कैलकुलेशन निकल के आता है, तो फिर से यहां पर हम देखेंगे जो एक्चुअल सैलरी जो भी एक्चुअल ग्रेचुटी आपको रिसीव हो रही है, जो भी स्टैट्यूटरी लिमिट है 20 लाख रुपए स्टैट्यूटरी लिमिट है, या फिर जो भी कैलकुलेशन निकल के आता है, तो इस केस में जो भी लीस्ट होगा नॉन ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट के थ्रू तो वो आपको एग्जम्पशन अलाउ कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप सर्विस के दौरान अगर ग्रेचुटी रिसीव करते हैं तो उस केस में वो टैक्सेबल होगी। 20 लाख की जो लिमिट है वो चाहे आप एक एम्प्लॉयर से ले, 2
एम्प्लॉय से ले सभी को मिलाकर 20,000 की लिमिट है, यानी 20,000 मैक्सिमम आपको एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है। अगर आपने पहले एम्प्लॉयर से ऑलरेडी एग्जम्पशन ले लिया है 10 लाख रुपए का, तो बाकी का जो दूसरा एम्प्लॉयर अगर आपको ग्रेच्युटी दे रहा है तो उस केस में सिर्फ आपको 10 लाख का ही एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। आ जाते अब अपने थर्ड पॉइंट पे, लीव सैलरी या लीव एनकेजमेंट। एम्प्लॉय को सर्विस दौरान लीव अलाउ की जाती है। ये लीव जो है वो अवेल करते हैं या ज्यादातर एम्प्लॉय अवेल नहीं करते हैं, तो आइदर तो आपकी लीव जो है वो लैप्स हो जाती है या एक्यूमुलेट की जाती है फ्यूचर के लिए, या आप इसको एनकेश भी करवा सकते हैं। जो भी अनअवेल्ड लीव है जिसको आप एनकेश करवा रहे हैं वो सैलरी का पार्ट होता है, और रिटायरमेंट के टाइम आपको अनअवेल्ड लीव जो एनकेश हो रही है उसका एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है। इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 10(10)(a) के अंदर आपको एग्जम्पशन मिलता है। जो भी आप लीव सैलरी रिसीव करते हैं, लीव एनकेशमेंट अगर आप रिसीव करते हैं अनअवेल्ड लीव के लिए, तो रिटायरमेंट के थ्रू, अगर रिटायरमेंट के बाद अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो एग्जम्पशन आपको दिया जाता है। किन लोगों को एग्जम्पशन दिया जाएगा आइए जानते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिटायरमेंट के बाद अगर आप लीव एनकेशमेंट रिसीव कर रहे हैं तो फुल्ली आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर के रिलेटेड एम्प्लॉय है, तो उस केस में कुछ कंडीशन आपके लिए रखी गई है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आपको एग्जम्पशन दिया जाता है। सबसे पहले जो भी आपने एक्चुअल लीव रिसीव करी है उसका आपको कैलकुलेशन लेना है। सेकंड जो पॉइंट होगा जिसके अंदर बेसिक स्टैट्यूटरी लिमिट रखी गई है 3 लाख रुपए, यानी 3 लाख तक एग्जम्पशन आपको मैक्सिमम अलाउ किया जाता है। इसके बाद पिछले 10 महीने की जो एवरेज सैलरी है वो देखी जाएगी। भी लीव आपकी ड्यू है उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। तो जो भी लीव आपकी ड्यू होगी, एग्जांपल के तौर पे 20 साल की आपकी सर्विस है और 20 साल की सर्विस में आपको 600 दिन की लीव अलाउ करी गई थी, जिसमें से आपने सिर्फ 480 दिन की ही लीव अवेल करी, यानी 120 दिन आपकी लीव ड्यू रह गई। और इस 120 दिन की जो लीव है वो पिछले 10 महीने की सैलरी के हिसाब से अगर कैलकुलेट जो की जाएगी, जो निकल के आएगा 52,800 अगर अमाउंट निकल के आता है, तो उस केस में जो भी लीस्ट होगा, यानी जो भी आपकी एक्चुअल लीव है, जो भी आपकी एक्चुअल लीव सैलरी आपको मिली, जो भी 3 लाख का एग्जम्पशन था, जो भी पिछले 10 महीने की 1,32,000 जो है सैलरी निकल के आ रही है, और जो फोर्थ पॉइंट हमने जो कैलकुलेट किया 52,000 अराउंड निकल के आ रहा है, तो इसमें से जो भी लिस्ट था, जो आपके एक्चुअल जो भी आपकी लीव सैलरी मिली है उसमें से एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। बाकी की जो लीव सैलरी है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी एज अ फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको फुल्ली एग्जम्पशन दिया जाएगा, लेकिन अगर आप अदर एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो पार्ट ऑफ द एग्जम्पशन आपको अलाउ किया जाएगा। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो ग्रेच्युटी, लीव एनकेशमेंट के अलावा अगर आपको कोई गैलेंट्री अवार्ड मिल रहा है तो उस केस में आपको एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है। तो पेंशन अगर आपको रिसीव हो रही है, इनकम रिसीव हो रही है किसी इंडिविजुअल को जो एक एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप एम्प्लॉय है, परमवीर चक्र से आपको अवार्ड किया जा रहा है, वीर चक्र से, या आपको महावीर चक्र से अवार्ड किया जा रहा है, या अदर गैलेंट्री अवार्ड जो नोटिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर पेंशन इनकम अगर आपको हो रही है तो उस केस में एग्जम्पशन आपको अलाउ किया जाएगा। दोस्तों, जो एम्प्लॉय है अगर उसकी डेथ हो जाती है, उनके जो फैमिली मेंबर है, उनके जो वाइफ है, जो स्पाउस है, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स है, जो भी उन पे डिपेंडेंट है, अगर फैमिली पेंशन रिसीव करते हैं, जो मेंबर्स है फैमिली के, वो अगर पेंशन रिसीव करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द डेथ पर्सन, तो उस केस में जो इनकम हो रही है, जो पेंशन इनकम रिसीव हो रही है, तो वो भी एग्जेम्प्ट की जाएगी सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंदर। आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अगर आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है प्रोविडेंट फंड से, सुपरएनुएशन फंड से, या ग्रेच्युटी फंड से, तो ये इनकम जो आपको रिसीव हो रही है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से, तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी। जो ट्रस्टी है जिनको कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है या कोई इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, जो प्रॉपर्टीज है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड आप सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटीज को, तो उस केस में जो भी कैपिटल गेन होगा वो भी आपको एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। अब अपने अगले पॉइंट पे। तो अगर कोई कंपनसेशन आपको रिसीव हो रहा है तो उस केस में आपको एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, स्टेट गवर्नमेंट से कंपनसेशन रिसीव किया जा रहा है। कोई डिजास्टर हो गया, क्या प्रॉपर्टी का डैमेज हो गया, लाइफ का डैमेज हो गया, तो जो इंडिविजुअल है अगर वो रिसीव कर रहा है या उसके जो लीगल हायरी है अगर कंपनसेशन रिसीव कर रहे हैं, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। दोस्तों, आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। जो आर्म्ड फोर्सेस है जिनके फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है, चाहे उनके विडो हो या चिल्ड्रन हो, फैमिली पेंशन जो रिसीव की जा रही है तो वो एग्जम्पशन अलाउड किया जाएगा। इसके अलावा जो डिजास्टर अगर पेंशन मिलती है आर्म्ड फोर्सेस को, चाहे आप एयरफोर्स से हो, मिलिट्री से हो, या आप नेवल से क्यों ना हो, आपकी बॉडी डिसेबल अगर हो जाती है, सर्विस के दौरान इनवैलिडेट हो जाते हो सर्विस से, तो आपको डिसेबल पेंशन दी जाती है। वो डिसेबल पेंशन जो आपको दी जाएगी वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उस केस में आपको एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप सर्विस के दौरान इनवैलिडेट हो जाते हैं, आपकी जो बॉडी है वो डिसेबल हो जाती है और डिसेबल पेंशन आपको मिलती है, तो इन
इनकम टैक्स के अंदर जो भी आर्म्ड फोर्सेस है उनको एग्जम्पशन अलाउ किया जाए। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप इंप्लॉय हैं, आप ऑफिशियल्स हैं, तो उस केस में अगर आपको सैलरी मिलती है या पेंशन अगर आप रिसीव करते हैं तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने इंप्लॉयज को जो अलाउंसेस देते हैं वो भी नॉन टैक्सेबल होते हैं, वो भी एग्जेम्प्ट होते हैं। तो जो पेंशन अगर आपको रिसीव होती है रिटायरमेंट के बाद, तो उस केस में यूएनओ से जो भी पेंशन रिसीव हो रही है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी। तब अपने अगले पॉइंट पे, तो जो भी कम्यूटेड पेंशन के बारे में हमने आपको बताया था, तो कम्यूटेड पेंशन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज अगर रिसीव करते हैं तो उन लोगों को भी एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है लेकिन वो एलआईसी के प्लान लेते हैं, एलआईसी कॉर्पोरेशन फंड सेटअप करते हैं, एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी, जिसके अंदर उन्हें कम्यूटेड पेंशन अगर रिसीव होती है, तो वैसे इंडिविजुअल्स को भी एग्जम्पशन अलाउ किया जाए। अगले पॉइंट पे, तो जो भी पेंशनर है, जो भी सीनियर सिटीजन है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी आती है या फिर जो पेंशन स्कीम के थ्रू अगर इनकम अगर आपको होती है तो लाइफ इंश्योरेंस द्वारा या अदर इंश्योरेंस द्वारा, तो उस केस में जो भी इनकम आपको हो रही है, जो भी पेंशन आपको मिल रही है, जो भी मैच्योरिटी आपको मिल रही है, वो आपके लिए एग्जम्पशन दिया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पे। तो अगर आप फैमिली पेंशन रिसीव करते, चाहे आप आर्म्ड फोर्सेस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, तो डिडक्शन आपको अलाउ किया जाता है। कितना डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा? 1/3 ऑफ सैलरी और 15,000 विच एवर इज द लोअर, आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है। जो भी एम्प्लॉयर है, आपके फैमिली मेंबर्स को, जो भी विडो है, जो भी चिल्ड्रन है, उनको अगर फैमिली पेंशन अगर दी जा रही है तो मंथली रेगुलर जो भी पेंशन दी जाएगी वो आपके लिए टैक्सेबल होगी, लेकिन डिडक्शन जो है वो आपको अलाउ किया जाएगा। आज के वीडियो के अंदर हमने पेंशन रिलेटेड सभी इनकम को इंक्लूड करने की कोशिश करी है कि पेंशन रिलेटेड अगर आपको ग्रेच्युटी मिलती है, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, पेंशन मिलती है, चाहे कम्यूटेड पेंशन हो, अनकम्यूटेड पेंशन हो, आपको लीव सैलरी मिलती है या फिर गैलेंट्री अवार्ड आपको मिलता है, आर्म्ड फोर्सेस को कंपनसेशन, लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी अगर आपको मिलती है, तो पेंशनर रिलेटेड, सीनियर सिटीजन रिलेटेड अगर रिटायरमेंट के बाद अगर आपको पेंशन रिसीव होती है तो क्या आपके लिए एग्जम्पशन होता है, क्या आपके लिए टैक्सेबिलिटी होती है, जिसके बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।